नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे एकेडमी पर। मैं हूँ रोहित कुमार। जैसे कि पिछली क्लास में आपने जो पढ़ा था, अब आज जो हम पढ़ेंगे वो निषेचन के बारे में। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शुक्राणु और अंडाणुओं की उत्पत्ति कैसे होती है, उनकी संरचना के बारे में। ये उसी की अगली क्लास है और इसमें आप निषेचन पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और आप देखेंगे कि निषेचन जो मानव में निषेचन होता कैसे है, या ये भी मानव में निषेचन कैसे होगा। तो इसे हल्की सी जानकारी मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे दे दूं कि इसमें स्त्री और पुरुष के स्त्री अंडाणु को उत्सर्जित करती है और जो पुरुष है वो शुक्राणु को उत्सर्जित करता है। जब ये क्रिया, जो मैथुन की क्रिया के दौरान शुक्राणु को गर्भाशय में कौन छोड़ता है, योनि के मार्ग से जो पुरुष है वो उसकी योनि में शुक्राणुओं को छोड़ता है और उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए, इसे समझिए। तो देखिए, स्त्री व पुरुष में संभोग यानी मैथुन के दौरान शिशन द्वारा शुक्राणुओं को योनि में छोड़ा जाता है, जिसमें बाद में क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। क्या होती है? संपन्न होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शुक्राणु जो होते हैं वो चलनशील होते हैं, तेजी से तैरते हुए गर्भाशय की ग्रीवा से गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंडवाहिनी नली के तुम्बिका, ये देखिए, क्योंकि ये तो अंडाशय है जिसमें अंडाशय बनते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे तुम्बिका बोलते हैं। क्या होता है? तुम्बिका भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। देखिए, ये जो है योनि है, इससे क्या होगा, ये शुक्राणु छोड़ दिए जाएंगे और ये गत करते हुए कहाँ पहुंचेंगे, तुम्बिका में पहुंचेंगे। और इधर से क्या होगा, अंडाणु निकलेंगे और यहाँ पर पहुंचेंगे और ये आपस में यहाँ क्रिया करेगा। और इसमें क्या है, निषेचन एक ही शुक्राणु से होगा। ऐसा नहीं है अनेक शुक्राणु निषेचित कर दें, एक ही शुक्राणु के द्वारा निषेचित कर दिया जाएगा एग। फिर ये आके यहाँ आएगा, फिर दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखिए, तब समझेंगे आप। तक पहुंच जाता है जहां निषेचन क्रिया संपन्न होती है। जैसे कि यहाँ पर ये आया शुक्राणु, ये मान लो शुक्राणु है और ये अंडाणु है, ये अंडाणु, ये शुक्राणु है, ठीक है। और ये दोनों के मिलने से क्या होगा, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। निषेचन तभी हो सकता है जब अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों ही एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच ले। यानी यहां से तो क्या निकलेगा, अंडाणु, और यहां से क्या आएगा, शुक्राणु। जब तक इस क्षेत्र में रहेंगे और निषेचन क्रिया होगी तभी निषेचन होगा। ऐसा नहीं है कि अंडाणु यहाँ बना रहे या अंडाणु नष्ट होकर यहाँ आ जाए, तो नहीं, यहाँ तुम्बिका में ही पहुंचेगा तभी निषेचन होगा। जैसे कि लिखा है कि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाएं। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। जैसे कि बताया गया है कि एक अंडाणु को सिर्फ एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंड के पारदर्शी अंडा आवरण के संपर्क में आता है। अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकने हेतु उसमें बदलाव होता है। एक अंडाणु को एक शुक्राणु ही निषेचित कर सकता। आप इस डायग्राम को देखिए, ये देखिए, इसकी बाहरी लेयर है, ये बाहरी लेयर है और इसे निषेचित करने के लिए इस लेयर को शुक्राणु फाड़ कर अंदर घुसेगा।
यानी इसमें से अंदर जाएगा। जो शुक्राणु इसमें अंदर पहुंच जाएगा, यानी अंडाणु और शुक्राणु, एक अंडाणु और एक शुक्राणु, तो बोलकर क्या बना दे 2n, यानी जायगोट क्या हो जाएगा, जो जायगोट बनेगा, जायगोट जो बनेगा वो कैसा बनेगा 2n, ये गुण अगुणित हो जाएगा। पहले सिंगल था वो कैसा था, अगुणित था, और ये क्या था, अगुणित था। अब जो ये क्या होगा द्विगुणित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिए, समझ गए यहाँ। और उसे एक ही शुक्राणु अंडाणु को निषेचित कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले आपको पढ़ाया है पहली क्लास में कि दूसरा जब अर्धसूत्री विभाजन किसका होता है, अंडाणु का होता है, तो समान समान होता है, समान प्रकार होता है, जिसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। ध्रुवीय पिंड को पिछली क्लास कक्षा जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तो समझ में नहीं आएगी। तो द्वितीय ध्रुवीय पिंड की रचना होती है जिसमें अगुणित अंडाणु बनता है। कैसा बनता है, अगुणित। और जब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है, और निषेचन कहाँ होगा, तुम्बिका क्षेत्र में। कहां पर होगा, तुम्बिका क्षेत्र में होता है, तब द्विगुणित जायगोट बनता है। जब यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां से ये चलकर यहाँ आ जाएगा और किसी से जुड़ेगा। ठीक है, इसके आगे की आप पढ़ेंगे, निषेचन समझ में आ गया। यहाँ एक चीज और देखिए, जब ये जायगोट बन जाता है तो ये कैसे पता करेंगे कि जो जायगोट बना है वो नर या युग्मक जो है, वो बच्चा जो बनेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसका भी निर्धारण हो सकता है। जैसे कि आप समझिए, यहां से इसे मैं मिटा दूं, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे कि जो स्त्री के गुणसूत्र क्या होते हैं, तो ये होते हैं एक्स एक्स। ठीक है, पुरुष के क्या होते हैं, एक्स वाई। अब ये क्या करेंगे, इसका निर्धारण ये एक्स को प्रदर्शित करेगा और ये किसको करेगा, एक्स और वाई दोनों को प्रदर्शित करेगा। जब जब पुरुष लिंग गुणसूत्र एक्स कितना होगा, 50%। कितना होगा, 50%। वाई कितना होगा, 50%। में से जो गुण सूत्र संतानों में चला जाएगा उसी से निर्धारण होगा कि बच्चा लड़का है या लड़की। जब एक्स एक्स गुण सूत्र होंगे तो लड़की, और यहाँ देखिए जब एक्स वाई गुण सूत्र होंगे तो लड़का। यानी कहने का मतलब जो है, तो महिला जो होती है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित करती है और पुरुष जो है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित करता है। इसका 50% गुणसूत्र एक्स पर
और ये भाई पर। अगर भाई क्रिया करता है तो वो लड़का होगा, और एक्स करता है तो क्या होगी, लड़की। इस प्रकार लिंग निर्धारण भी हो सकता है। तो यहां लिख सकते हैं कि मानव में लिंग कैसे समझ सकते हैं। और गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। ये तो सभी को पता है, ठीक है। तो ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसे इतना ही बताएंगे, आया तो मैंने बता दिया, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए जब आया तो मैंने बता दिया। भ्रूणीय प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे कि भ्रूण का विकास कैसे होता है। देखिए ये भ्रूण दिखाई दे रहा है, जैसे कि पिछले अभी बताया था कि भ्रूण जो है कैसे बनता है, जब जाए यानी जब में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होने के बाद ये अपरा से जुड़ता है, यानी कहीं धस जाता है गर्भाशय में और ये अपरा के द्वारा जुड़ता है। ये नाभि के जुड़ा भ्रूण जुड़ा हुआ है, जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। और इसे जितना भी पोषण, ऑक्सीजन की पूर्ति या अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का जो कार्य करेगी वो कौन करेगा, अपरा या प्लेसेंटा का कार्य करेगी, ठीक है। इसे समझिए आप। संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं, जिन्हें अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। ये एक इकाई जो यूनिट है उसे जोड़ने का कार्य जो करती है वो अपरा या प्लेसेंटा करता है। समझ में आया? एक यूनिट को जोड़ने का कार्य कौन करता है, अपरा या प्लेसेंटा। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति, कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पादित उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य भी कौन करता है, प्लेसेंटा या अपरा करती है। यानी उसे ऑक्सीजन चाहिए तो वो देगी, और अपशिष्ट पदार्थ या कार्बन डाइऑक्साइड अगर छोड़नी है तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से बाहर छोड़ दी जाएगी। अपरा नाभि के द्वारा रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, एक नाभि के द्वारा। इसे देखो नाभि लिखा है, नाभि के द्वारा जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने, ले जाने तथा बाहर ले जाने का कार्य में मदद करती है। कौन, नाभि के द्वारा, ठीक है। और इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स मानव जरायुज, गोनेडोट्रोफिन, मानव अपरा, लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेजन आदि जो उत्पादित करता है। कि हार्मोन से भ्रूण के अंदर ही भ्रूण में परिवर्तन होता है। 2 माह में क्या होता है, उसके पाद और उंगलियां विकसित होते हैं, यानी 2 माह में उसकी उंगलियां और पाद विकसित होंगे। और 12वें सप्ताह में क्या होगा, अंग तंत्र की रचना होगी। किसकी रचना होगी, अंग, तब नई बॉडी बनना शुरू हो जाती है। और 24वें सप्ताह में पूरे शरीर पर कोमल बाल उगते हैं। पूरे शरीर पर क्या आते हैं, कोमल बाल। और आंखें जो हैं वो पलकों से कैसी हो जाती हैं, अलग हो जाती, क्योंकि वो चिपकी हुई होती हैं, ठीक है। और स्टेम कोशिकाएं जो हैं वो किसको, बॉडी के पार्ट्स और टिश्यूज यानी ऊतकों को बनाने या निर्माण करने का कार्य करती हैं। स्टेम कोशिकाएं किसका कार्य करती हैं, अंग एवं ऊतकों के निर्माण में सहायता करती हैं या बनाती हैं। ये बात किसी को कोई दिक्कत, भ्रूणीय परिवर्तन में कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं, ठीक है। प्रसव एवं दुग्ध स्राव। प्रसव क्या होता है, प्रसव मां के गर्भाशय से जब कोई शिशु बाहर जब निकलता है उसे प्रसव कहते हैं। अब देखिए कि मानव में प्रसव कैसे होगा। देखिए मानव में सहगर्भता की औसत जो आयु है वो कितनी है, मानव के जो भ्रूण में विकास होता है उसकी
जो अवधि है 9 माह 5 दिन की करीब होती है, जिसे सहगर्भ गर्भ विधि कहते हैं। सहगर्भता के अंत में गर्भाशय की जोरदार संकुचन के कारण गर्भ बाहर से निकलता है, यानी जो जायगोट बनता है उसमें संकुचन के कारण ही वो अपने माँ के पेट से बाहर आता है। गर्भ के बाहर निकलने की क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रसव क्या है, शिशु का जन्म लेना या शिशु का माँ के पेट से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ कौन भेजता है, अपरा या प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं। यानी जो संकुचन भेजे जाते हैं वो पूर्ण विकसित गर्भ, यानी भ्रूण जब विकसित हो जाता है फिर उसे बाहर निकालने के लिए अपरा के द्वारा क्या भेजे जाते हैं, संकुचन भेजे जाते हैं, यानी दर जो हल्के गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं, जिन्हें पीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, जिन्हें पीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, जो पीयूष ग्रंथ से ऑक्सीटोसिन निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है। ऑक्सीटोसिन क्या करती है, निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है, जिसके कारण संकुचन जोर जोर से होने लगता है। जिससे जोर जोर से होने लगेगा, जिससे क्या होगा, जिससे शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है। शिशु के बाहर आने को क्या कहेंगे, प्रसव कहा जाता है। प्रसव को दोबारा से समझ में आया, प्रसव माँ के पेट से बाहर आने की क्रिया को प्रसव कहा जाता है। अब शिशु को भाई दुग्ध के बारे में पढ़ेंगे, दुग्ध श्रवण क्या है। अब हम पढ़ेंगे दुग्ध श्रवण के बारे में। स्त्री के स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं। सगर्भता के अंत तक इनमें दूध उत्पन्न होने लगता है। माँ अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति करती है। शिशु को कुछ माह तक माँ का ही दूध की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है, क्योंकि इनमें एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं। देखिए, प्रसव यानी जन्म हो गया बच्चे का, और बच्चे के लिए पोषण की वो उत्पत्ति भी होगी दुग्ध स्राव के लिए। देखिए, इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, मानव के जननांगों के बारे, नर जननांग, मादा जननांग। इसके बाद आपने शुक्राणु अंडाणु की संरचना और ये उत्पन्न कैसे होते हैं वो पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने निषेचन पढ़ा, निषेचन के बाद भ्रूण का प्रवर्धन पढ़ा, भ्रूण के प्रवर्धन के बाद आपने प्रसव पढ़ा, बच्चे को जन्म देना। अब बच्चे के लिए दुग्ध स्राव पढ़ा। यहीं पर चैप्टर का अंत होता है। 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, और आपको जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।